औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, 2 दिन इंतहाई अहम कराची की सियासत के हवाले से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक वक्त में कराची के करता धरता और कराची पर खुद को भाई तस्लीम करवाने वाली वो जमात जिसे MKM पाकिस्तान कहा जाता है, उनकी जानिब से पावर शो का मुजाहिरा किया गया। और उस पावर शो के बाद जितनी बड़ी रैली जो है वो बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंची। और वहां पर जब क़यादत आ गई कारकुनान का लहू गरमाने के लिए, तो वहां पर तमाम वो बातें क़यादत की जानिब से की गई जो कि कारकुनान सुनना चाहते थे। वो बातें मैं थोड़ी सी आपसे रिपीट करता चलूं तो आमिर खान साहब ने फरमाया कि जनाबे वाला, हम जब गांधी और नेहरू के गले से पाकिस्तान निकाल सकते हैं तो हम सिंध हुकूमत या फिर कराची के और सिंध के जागीरदाराना निजाम से एक नया सूबा भी निकाल कर रहेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी यही बात की, फैसल सब्जवारी साहब भी यही कहते हुए दिखाई दिए। लेकिन मामलात क्या हैं कि आगे आने वाले वक्तों में चीजें खुलकर सामने आएंगी। खुर्रमशेर जमान साहब इत्तेहादी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इख्तिलाफ दिखाई दिया, क्योंकि उसके फौरन बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या सामने आया। उन्होंने कहा कि जी, सिंध के हवाले से जो बातें की गई या फिर सिंध के अंदर एक दूसरा सूबा बनाने की जो बात की गई वो गैर इखलाकी बात थी। इखलाकी जवाज नहीं बनता, सियासी जवाज नहीं बनता सूबा बनाने का। दूसरी बात ये कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा सामने आए और नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से उस मुतालिबे पर अपना रद्द-ए-अमल दिया गया तो वो भी काफी तल्ख मालूम हुआ। उन्होंने कहा कि कराची के अंदर क्लाशनकोफ कल्चर मुतारिफ कराने वाली जमात किस मुंह से कराची के हुकूक की बात कर रही है। उसके बाद आज सईद गनी साहब भी किसी से पीछे ना रहे, अपनी नौकरी पक्की करते हुए उन्होंने भी यही बात बोली कि जनाबे वाला, जितने तीर मारने हैं मार लो, लेकिन सिंध एक है, एक रहेगा। कराची कल भी सिंध का हिस्सा था, कराची आज भी सिंध का हिस्सा है और आगे आने वाले वक्तों में भी कराची सिंध का ही हिस्सा होगा। यहां पर कहीं ना कहीं मुझे नफीस लोगों की जो जमात है वो तन्हा खड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने भी जो माजी में उनके अपने हुआ करते थे और आज परायों की फहरिस्त में शुमार होते हैं, वो तमाम लोग भी इख्तिलाफात जो है वो लगाते हुए और इख्तिलाफात रखते हुए सामने आते हुए दिखाई देते हैं। शाहिद पाशा साहब पहले डिप्टी कन्वीनियर थे MKM राबता कमेटी की और अब PIB ग्रुप के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हाथ पे बैत करने के बाद उसी जमात में मौजूद हैं। शाहिद पाशा साहब का एक ट्वीट मेरी आंखों से गुजरा। उन्होंने कहा, जनाबे वाला, सूबा ऐसे मांगा जा रहा है जैसे समोसे के साथ चटनी मांगी जाती है। और आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वसीम बादामी साहब के सामने और बाद में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की हैं उस सब में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराची को सूबा बनाने की मुखालिफत की है। आगे आने वाले वक्तों में मजीद चीजें सामने आएंगी कि आया सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने भी बल्दियाती इदारे मौजूद हैं उनके अफसरान के ऊपर करप्शन के केसेस खुल चुके हैं, उनके ऊपर खुर्द बुर्द के इल्जामात लग चुके हैं। एंटी करप्शन नैब जो है वो मुतहर्रिक हो चुकी है, जिसमें सरे फहरिस्त नाम अगर किसी का आता है तो वो मसूद आलम साहब हैं, जिन्होंने अब कराची से किसी दूसरे मुल्क जो है वो उड़ान भरने की तैयारी कर ली है। 3 हफ्तों की छुट्टियां अप्लाई की गई हैं और उसके बाद आने वाले वक्तों के अंदर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर कुरान दरमियान मसूद आलम साहब यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो वो बरसों पाकिस्तान का रुख दोबारा नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त दोबारा शहर कायद की किस्मत पर वो चीजें मुसल्लत कर दी गई हैं जिससे कराची एक हद तक नबरदाजमा रहा है। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ एक चीज की कमी रह गई थी और वो थी टारगेट किलिंग, और उसका भी दोबारा आगाज हो गया है। पुलिस एहलकारों और अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है। मसाइल की अगर मैं बात करूं, मसाइल जूं के तूं मौजूद हैं। बल्दियाती सेटअप के हवाले से जो बातें की जाती हैं, आवाम की उम्मीदें एडमिनिस्ट्रेटर से जो थी, कमिश्नर से जो थी, वो भी दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि जब इफ्तिखार अली शलवानी साहब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया तो लोगों ने यही बात बोली कि एक ऐसा बंदा जो कि कराची में दूध की कीमतें कंट्रोल नहीं करा सका, उसको इंतजामात सौंप दिए गए हैं। नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन आगे आने वाले वक्तों में ये चीजें सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब, एडवोकेट। बहुत शुक्रिया कादिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया।
जबकि सीनियर तज्जियाकार जमीर अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमीर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। कादिर भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर, सही मानों में जो मुतालिबा किया गया है, ये मुतालिबा उन्होंने ही किया जो माजी में आपके इत्तेहादी रहे, वो आपके साथ रहते हुए कराची को सूबा नहीं बना सके। इस वक्त आपकी जमात उनके बारे में क्या सोचती है? जो बातें आमिर खान साहब ने कही है, जो बातें दूसरे ने कही है, काश मैं अपने उर्दू बोलने वाली भाइयों को ये समझा पाऊँ कि यही वो लोग हैं जिसने आपको ज़ुबैर चरिया बनाए, जिसने आपको रहमान बोलाए बनाए, जिसने आपको अहमद सिद्दीकी बनाए। 264 लोगों को जिंदा जलाने वाली यही जमात है ना, कोई और तो नहीं है। आ गया ना, कोर्ट का फैसला आ गया जी। अब ये बातें जिस तरह करें नेहरू से लेना लेना, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि दिल आज़ारी किसी और की हो जाएगी। ये तो वो लोग हैं सियासी, अभी 35 साल से मज़े लूट रहे थे और 35 साल से में जैसे इक़्तिदार से तो कराची बचाओ तहरीक सही, वो बर्बाद भी तो तुमने की है। कराची का बेड़ा गर्क करने वाले भी तुम और कौन हो? किस मुंह से तुम ये बात कर रहे हो? और तुम महाजरों को भड़काने के लिए तुम जरा सोचो, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 23 वफाकी सेक्रेटरी में से 22 महाजर थे, उर्दू स्पीकिंग थे। आज तुम्हारे महाजर कौन कहाँ खड़े कर दिए तुमने? आपको सेक्रेटरीट में क्लर्क भी नजर नहीं आएगा, आपको पान वाला और ये केबल वाला नजर आएगा। सवाल ये, जरा मैं महाजर कौम से सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये आपकी नुमाइंदा तंजीम है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, महाजरों ने पहले भी एक्सेप्ट नहीं किए, आज भी नहीं करेंगे। ये दहशतगर्द ग्रोह है, गन पॉइंट पे महाजरों को यरगमाल बनाने वाले और कोई नहीं। और हर हुकूमत के साथ साजबाज करके, बार्गेनिंग करके, धोखा देके, बैकडोर से आने वाले ये वो जमात है। किस मुंह से बातें करें? ये आप लोगों को पता चल गया। आज अगर आप ये कैमरा उठा के अगर ये खौफ लोगों से खत्म कराए कि आपको इनके वाले नहीं मारेंगे, तो हर आदमी सरा बोलेगा जैसा आपके सामने कादिर खान मुंतखिल बोल रहा है। अच्छा, लेकिन कादिर भाई, सही मानों में आप ये कह रहे हैं कि जी जमात जो है वो, अगर कोई समझता है कि महाजरों की नुमाइंदा जमात एमकेएम पाकिस्तान है तो वो गलत समझ रहा है। ठीक है, तो सही मानों में आप मुझे बता देना सर कि कराची के उर्दू बोलने वाले किसको वोट दें? अगर वो पीटीआई की तरफ जाते हैं तो पीटीआई ने भी कोई काम नहीं किया, उर्दू बोलने वाले उनके भी मौजूद हैं। आपकी तरफ जाते हैं तो आपके धड़ों के अंदर जीतो जमाली जैसे लोग हैं जो कि वीडियोस बना के महाजरों को गालियां देते हैं। सही मानों में महाजर कौम जाए तो जाए किस सिमत में? देखिए, आप जिस कवाला दे रहे हैं जी, उसको कोई ताल्लुक नहीं है। सर, सोशल मीडिया का कारकुन है, ये बात आप नहीं कर सकते। जी, मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया। अच्छा, अगर आपने रिकॉर्ड चेक किया जी, तो मैं आपके प्रोग्राम में आनेर कहता हूं कि उस पर 1000 बार लाना, तो जिस तरह बात करें माजरों के बारे में। सही। हमारे भाई है, हमारे है, जितना तहजीब तमीजदार कौम माजर है, शायद मेरे पठान ना हो। अच्छा, पढ़ी लिखी कौम, सही, पढ़ी लिखी कौम, तमीजदार और तहजीब सिखाने वाले लोग, इनके बारे में अगर कोई इस तरह कोई भगोड़ा इस तरह बात करे तो आप उसको न सिंधी का नाम दो, न पीपल्स पार्टी का नाम दो। और आपको ये बताऊं, पीपल्स पार्टी गुलदस्ते का नाम है। सबसे ज्यादा इस वक्त भी 4 से 5 वजीर मुशीर बेटे में उर्दू स्पीकिंग पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी है। आज भी हमारे मरकजी क़यादत में आपके उर्दू स्पीकिंग वाले बैठे हुए, हम इज्जत करते हैं। आज भी हमारे हल्के में बल्दिया टाउन में NA 249 में बड़ी मेजॉरिटी से लगते हैं और आप देखेंगे आपको एक शिकायत भी नजर आई। बात ये होता ना, ये जो तासुब लिसानी और मजहबी ये मुनाफरत पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। लेकिन यकीनन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू स्पीकिंग की जो एरिया है वहां से हमारी नुमाइंदगी नहीं है, मगर उसके बावजूद मैं बताऊं 4 से 5 वजीर मुशीर बैठे हुए पीपल्स पार्टी के अंदर। ये भी आप जरा देख लें। अगर दूसरी तरफ आप देखिए 70 लाख ज्यादा पश्तून बैठे हुए कराची में। जी जी, पीपल्स पार्टी के जाली भी है, कारकुन भी है, दूसरी पार्टी में भी लोग हैं। सवाल ये है कि इन चीजों से बालातर होकर हमें जरा ये देखना है कि हम इस कराची को और कितना बेड़ागर करेंगे, कितना उसको मार मार के टारगेट किलर और दहशत गर्दों की नजर करेंगे। अब तो कम से कम सोचो, हमने अपनी उम्रें तो गुजार दी। महाजिर कौम सबसे तहजीब याफ्ता कौम है आपकी नजर में भी और दूसरे लोगों की नजर में भी। सर, सही मानों में फिर महाजिर कौम अगर सवाल करेगी, कोटा सिस्टम आप लोगों का ही दिया हुआ तोहफा है ना सर। और उसके बाद अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो क्या कराची में कोई इस लायक आपको नहीं दिखा कि आप कराची वाले किसी को लगाते इंतजामी मामलात के अंदर? तमाम एडमिनिस्ट्रेटर, जिला एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर सारे आपने इंटीरियर से बुलवाए, क्यों सर? कोई इस काबिल नहीं है? आप मुझे बताओ, जब एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं हुआ था जी जी, तो रज़ाक बाजवा साहब की जमात के गवर्नर ने कहा कि अगर कोई सियासी आदमी लाए तो हम नहीं माने को तैयार। अच्छा भाई, इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने एक सरकारी मुलाजिम को लगाया, ठीक है, ताकि अगर किसी भी आदमी में लगाएंगे तो बोले ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ये सिंधी है, ये फलाना, वो चाप लगता। ठीक है, इस वजह से उस आदमी को लगा लिए जो पहले कमिश्नर कराची, तो सबका इंचार्ज जो थे पूरा कराची का, उसी को लगाया। उसमें भी आपको एतराज है तो उसमें भी आप देखिए, मुझे किसको लगाया? आप किसी चरिया, किसी बोला का नाम बता दें, नहीं, देखें, चरिया बोला के अलावा सिद्दीकी फारूकी भी मिलेंगे आपको ना।
ना सर। तो अगर उनको लगा देते तो उसमें क्या कबाहत थी? सही मानों में सोधड़ लगा दिए, नारे जो लगा दिए, कोरे जो लगा दिए, सर सही मानों में इस तरफ भी देखते ना थोड़ा सा। जब गवर्नर साहब नाम आने से पहले सबसे पहले कहता है कुछ सियासी लगा दे तो हम मानने को तैयार नहीं है। अच्छा। तो भाई गैर सियासी तो यहाँ कोई नहीं है। अच्छा। हर आदमी, हर उर्दू बोलने वाला सियासी है? नहीं, मैं कहता हूँ हर पश्तून सियासी, हर सिंधी सियासी, सारे सियासी है ना। ठीक है। आपको किसने बोला? अगर आपको खोने कांचे में कोई नजर आएगा, कोई तजियागार, उसके भी कोई ना कोई हमदर्दी किसी जमात से होती है। सही है। ये बात नहीं है कि वो बिल्कुल इंडिट्रोल, उसके किसी से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। सवाल ये है कि इन सब चीजों को, और दूसरी बात, ये जो आप शर्त लगा रहे हो, ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं जी पीपल्स पार्टी नहीं होना चाहिए, फलां होना चाहिए, ये किसी और सूबे में तो हमने नहीं सुना। अच्छा। ना वहाँ पीपल्स पार्टी, ना जमियत, ना मुस्लिम लीग नून ने ये बात कही। ये सारी बातें सिंध में, ये लिसानियत वाली बातें, ये सारी बातें सिंध में और कराची में क्यों हो रही, ये सवाल मेरा है। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ जमीर अहमद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमीर भाई। जमीर भाई, पहले बात तो ये बताइएगा सर, जो सही मानों में महरूमियों के इजाले की बात करते हैं, मतलब सही मानों में चिराग वही जलाने आ रहे हैं जिन्होंने चिराग बुझाया है। अब सही मैं आपको बताऊं कि सर लोग कहते हैं कि कराची के हवाले से सिंध हुकूमत का मौकिफ ये है कि कराची सिंध का हिस्सा है, लेकिन कराची के लिए कुछ करना नहीं है। कराची के लिए सिंध हुकूमत समझती है कि जी सोने की चिड़िया है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो कराची से जमा होता है। सर महरूमियों का इजाला करने के लिए याजूज माजूज तो आएंगे नहीं, तो आएगा कौन? सर बात ये है कि आप ये बात देखें कि कराची में MQM को जो भी वोट मिले, मलीर, लांडी, कोरंगी, इनसे बेतहाशा वोट मिले। उसके बाद कोई आप ये देखें कि इस वक्त मलीर की सूरत हाल ये है कि आप काला बोर्ड से अंदर जा नहीं सकते। हमारी पूरी कराची में हमें पीने का पानी मिल नहीं रहा। अच्छा। हम पानी खरीदते हैं। हम वो लोग हैं जो पानी को मतलब खरीद के पी रहे हैं, जबकि पानी ऐसी चीज़ है जो हमें फ्री मिलना चाहिए। सही। लाइट बिल्कुल हमारे मतलब हमारे इलाकों में मतलब मलीर में, लांडी में आप जाकर के देखें, लाइट जाने का कोई टाइम नहीं है, बस आने का टाइम है। अच्छा। तो ये है सूरत हाल। अब मलीर के और लांडी कोरंगी के जो लोग थे मुत्तहदा के, जो किसी भी पार्टी के थे, उन्होंने कचरा वहाँ पर इतना उनसे कचरा नहीं उठाया जा सका। अब जो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी जमात हो, यार आप अपने बच्चों को कम से कम पानी तो दें पीने के लिए। आप एक गिलास पानी का नहीं दे रहे हमें, तो हम क्या करेंगे आपके लिए फिर? मतलब कैसे काम करेंगे? सही। आप मुझे बताएं। चलें ठीक है। रज़ाक बाजवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। रज़ाक भाई, सर जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया कराची मार्च का, हुकूक कराची मार्च का। MQM पाकिस्तान का हुकूक कराची मार्च निकल चुका, PSP प्लान कर रही है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है कराची के मसाइल पर? शुक्रिया। इंशाल्लाह कराची में PTI जो है कराची के मैंडेट के साथ खड़ी है। जी जी। और ये मैंडेट अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम ने PTI को दिया। ठीक है। हमारे 22 के करीब MPS और 14 MNAs यहाँ मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। और रहा जमात इस्लामी का मार्च, तो वो हमेशा सारी ज़िंदगी उन्होंने मार्च ही किया है। और इस बार भी वो मार्च कर लेंगे। उनकी सियासत का आगाज़ और इख्तिताम दोनों रहे हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करीबी, बिल्कुल रहे होंगे और रहे अच्छी जमात है। और MQM पाकिस्तान के खिलाफ आप दोनों ने मिलकर बल्दियाती इंतखाबात लड़े थे, शायद आपको ये बात याद। मैं अर्ज ये करूं कि जमात इस्लामी की जो पूरी सियासत खड़ी हुई है वो है ही मार्च पे। अच्छा। वो मार्च करते हैं और फिर बैठ जाते हैं, फिर मार्च करते हैं। मार्च करें, हम वेलकम करते हैं कराची के हकूक़ के लिए। और रहा MQM की बात, तो उस पर अब्दुल कादिर मंदोखिल भाई ने जो रोशनी डाली है, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा और क्या डाली जा सकती है। उन्होंने जो जुल्म और ज़्यादती की, और मैं सलाम करता हूँ महाजिरों को, जब वो आज़ाद हुए, जब वो जिस तरह की यहाँ यरमाल उनको बनाए रखा तकरीबन 35 साल, बिल्कुल 85, जब उन्हें आज़ाद होकर कोई फैसला करने का मौका मिला तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े। कल की जो रैली है मुत्तहदा कौम मूवमेंट की, जो पाकिस्तान कहते हैं, हालांकि ये सारे जापानी हैं, लेकिन मान लेते हैं, तो अब इसके बाद इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा। मैं पिछले हफ्ते सर उनकी 6 सीटों पर आपकी हुकूमत टिकी है, ठीक है जी। और इतनी तनकीद। मैं मानता हूँ
इतना कि इख्तिलाफ उनकी ये जो समझ से 6 बाहर है। थी, जब 16 थी, जब 18 थी, ये किसी न किसी को चाहिए होती थी। अच्छा इससे कबल जब इनकी 16, 18, 20 थी तो भी किसी न किसी जमात को चाहिए सर, होती थी। एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि वक्त पड़े तो बाप बुलाने लगा, लेकिन वो ऑन एयर में बोल नहीं सकता। नहीं, तो ये इस तरह की चीजें आप लेके चल रहे हैं सियासत के अंदर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मैं कराची की बात कर रहा हूँ। ठीक जो है। कराची का जो हशर MKM ने किया, अच्छा मैं कहता हूँ उर्दू स्पीकिंग एरियाज, यानी पिछले जुमे को आपके चैनलों पर भी लाइव चला है, मैं और हमारे कराची के प्रेसिडेंट खुर्रम जमान और हमारी टीम एक स्कूल का विजिट करने हमने जाना था, लेकिन वो लीकेज हो गई, बीच में किसी नुमाइंदे ने लीक कर दिया। और वहाँ पर आप देखें कि इस कदर स्कूलों में गंदा पानी, कीचड़, गंद खड़ा हुआ था। मैं लोगों से पूछ रहा था, ये क्या सरकारी स्कूल की बात करें या निजी स्कूल की? सरकारी स्कूल। अच्छा, तो न्यू उसमें कराची MKM का क्या ताल्लुक है सर? नहीं जी, 35 साल से वहां से MPA MNA अच्छा, सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी MKM की है? जी बिल्कुल, 35 साल किनका? देखिए, 100 मेरा इख्तिलाफ प्लस पार्टी से। तो सर उन्हीं की तो जिम्मेदारी है। सईद गनी पे ही तनकीद की खुर्रमशेर जमान साहब ने, उन्होंने कहीं पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, वो मौजूदा मिनिस्टर हैं जी। इससे कबल 35 साल, 34 साल, एजुकेशन मिनिस्टर MKM का था? जी बिल्कुल। कौन सा नाम लेना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है कि मैं अभी आपको बता देता हूँ उनका नाम, मैं भी आपको बता देता हूँ। सर तालीम की मिनिस्ट्री कभी नहीं रही है। अरे एजुकेशन मिनिस्ट्री हमेशा MKM के पास सेहत रही के है। बारे में बता दिए, बल्दियात सेहत के हवाले से बताया ना सर, बल्दियात रहे, वजीर दाखिला रहे। नहीं, देखे सर यहाँ तो वो रियलिटी की बात कर रहे हैं। MKM या उर्दू स्पीकिंग की बात, उर्दू स्पीकिंग वाले इतने, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई इतने मासूम थे। अच्छा। जिन्होंने 35 साल इनका MNA, MPA, नाजिम, कौंसलर, अल्लाह जाने और क्या क्या। जब मैंने न्यू कराची 5 एरिया ही ऑन एरिया कराची का चैनल है और वो देख रहे होंगे और वो गवाही देंगे, जो मैंने हशर देखा है वहां पर, अंबार गंदगी के ढेर। चले जी, अभी अगर एडमिनिस्ट्रेटर अभी आया है सरकारी, उससे अभी 15 दिन नहीं हुए मेयर साहब को घर गए हुए। 35 साल से हकीकत बात है कि MKM बैठी हुई थी, MKM बैठी हुई थी। ये जिम्मेदारी अगर MKM ने कोई इंतकाम लिया कराची के, और कराची की आवाम ने उर्दू स्पीकिंग, जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों ने जो इनसे इंतकाम लिया कल की रैली में, जी डूब मरे। अच्छा चले ठीक है। MKM पाकिस्तान से भी नुमाइंदे ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद MKM पाकिस्तान से भी पूछ लेंगे कि सही मानों में अगर उनकी रैली नाकाम हुई है तो किसके लिए डूब मरने का मकाम है, जबकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी रैली कामयाब थी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, MKM पाकिस्तान से जाके मैं जवाब मांग लूं कि जी सिंध की तकसीम आप लोग क्यों चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर सिंध को तकसीम करने की बात या नए सूबे गैर आईनी होते तो भुट्टो साहब ने आइन के अंदर ये बात क्यों लिखी है कि नए सूबे इंतजामी मामलात के लिए होने चाहिए। दूसरी बात, आज उनका स्टेटमेंट मौजूद है MKM के तर्जुमान अमीनुल हक साहब का। उन्होंने कहा कि सिंध को तकसीम होने से वो जमात रोक रही है जिसने मुल्क को दो लख्त किया है। कोई जवाब देना पसंद करेंगे? मैं इन जाहिल दहशतगर्दों से पूछना चाह रहा हूं कि आइन भी पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा आपने? आइन में क्या लिखा हुआ है? आइन में लिखा हुआ है कि जिस सूबे में 2 सूबे बनना है इन पंजाब की, उसी सूबे की असेंबली से करारदाद पास होनी चाहिए। अच्छा, ये आइन है, कानून की बात बता रहा हूं। ये पढ़ा है ना? 35 साल तुम लोगों ने लोगों को मरवाने में और लूट मार में लगाया, उसको बोलो जरा आइन भी पढ़ा करो। और अच्छा। उर्दू भी लिखा हुआ है, गूगल में सर्च करो, नजर आएगा। सही। आज ये इसको कोई सूबा नहीं चाहिए, इसको कोई ताल्लुक नहीं है माजरूम के। ये इंतशार पैदा करना मैं चाहता हूं। आपके चैनल अगर मुझे सुन रहे इनके नुमाइंदे, मैं चैलेंज करूं 35 साल में एक काम बताओ जो तुमने उर्दू स्पीकिंग के लिए और कराची के लिए किया। एक काम तो बताओ। चले मैं पूछ लेता हूं। रेहान हाशमी साहब मेरे साथ आ चुके हैं MKM पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। रेहान हाशमी साहब बताइएगा सर, मुसलसल आप लोगों पे कल से देख रहा हूं तनकीद हो रही है क्योंकि आप लोगों ने सूबे का मुतालबा दोहराया है और जो तकरीरें क़यादत की जानिब से रखी गई और कही गई, सही मानों में ऑपोजिशन कह रही है, आप लोगों के हिज़्ब इख्तिलाफ वाले कह रहे हैं कि जी हौला हाथ नहीं रखा आप लोगों ने। देखें, हमारे वतन अजीज में बदकिस्मती ये रही कि जमहूरियत तो है बराए नाम, लेकिन जमहूर क्या है? जमहूर के बुनियादी हकूक को पामाल करने में आज़ादी अक्सरियत को सामने रखते हुए बुनियादी हकूक को पामाल किया गया। मिसाल के तौर पर ये कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो रोज़े अव्वल से ही जद्दोजहद इस बात की कर रही है कि खास तौर पर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी
और पाकिस्तान में रहने वाले वो तमाम तबकात जो कि इस्तेहसाल ज़दा हैं, जिनके बुनियादी हुकूक को सल्ब कर लिया गया है, चाहे वो जागीरदाराना निज़ाम के या उस सोच के हामिल अफराद की जानिब से किया गया हो, या उनके पैरवी करने वाले लोग, हमनवाई करने वाले लोगों की जानिब से किया गया हो। और मैं ये बताता भी चलूं कि 35 साल या जब से एमक्यूएम वजूद में आई है, एमक्यूएम तो खुद इस्तेहसाल की पैदावार है ना तो मक्कड़ होता, ना महाजिर बनता, ना मटरवा होता, ना उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के अंदर जो सेंस है वो डेवलप होता है इस तरह का। यहाँ पर बात सिर्फ फकत ये है कि दुनिया के, अगर हम एकेडमिक गुफ्तगू भी करें और ये असेंबलियों में होनी चाहिए बुनियादी तौर पर, कि क्या गुड गवर्नेंस के लिए बेहतर है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं। लसानी बुनियाद पर क्या पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बने हुए? क्या लसानी बुनियाद के ऊपर, खास तौर पर अगर हम कराची की बात कर रहे हैं, तो कराची में रहने वाले हर शख्स की बात कर रहे हैं जो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखता हो, लेकिन कराची का रेजिडेंट हो, कराची का परमानेंट रेजिडेंट हो, कराची में स्टेक रखता हो। यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग से निकलकर मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल बात होनी जरूरी है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि अभी हम इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं मिन हैसुल कौम, हमें तो अभी ये तय भी करना जरूरी है कि हमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत चाहिए, सदारती निज़ाम हुकूमत चाहिए, और हमें किस किस्म की, क्योंकि मुख्तलिफ कौमों को तो 200 साल लगे हैं अपने इर्तिका को मुकम्मल करने में, और ताहाल इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। हमें तो अभी सिर्फ 70-80 साल मुकम्मल हुए हैं। पाकिस्तानी कौम में अभी ये शऊर कम अज कम उजागर होना शुरू हुआ है कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जिसकी वजह से इस्तेहसाल ज़दा, जो आम तबका है वो इस्तेहसाल ज़दा हो रहा है। वो और ख़ास तौर पर अभी रिसेंटली जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स आए हैं उसमें क्या है कि कराची से जो रेवेन्यू जनरेट होता है इसको कराची पे इस्तेमाल क्यों नहीं होता, कराची पे उसको रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया जाता, मर्दमशुमारी क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से की जा रही है। वो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है कि फेडरल गवर्नमेंट ने से जो हमारा कॉलिजन हुआ था, इसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं, और खासतौर पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है तो इसमें इतना बरंगेख्ता और प्रोवोकेटिव किस्म के अंदाज से फिक्र को इख्तियार करने से बेहतर है डिबेट की जाए, और रियासत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। रियासत अपना किरदार अदा करे, और बिल्कुल सर, रियासत अपना किरदार अदा करेगी रेहान भाई, लेकिन सही मानों में आपको क्या लगता है सर, ये जो मुतालिबा आप लोगों ने कर दिया है, अवाम साथ देंगे आपका? देखिए, लोग तो इस्तेहसाल ज़दा ना, जी। मैंने जिस तरह के बताया तो नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं ना, मैं ये कह रहा हूं कि क्या अवाम आपका साथ देंगे? आप उम्मीद रखते हैं अवाम से केस मुतालिबे पर आपका साथ दिया जाएगा? अगर तो तासुब का और इग्नोरेंस का चश्मा नहीं लगाया वहां, जी, और उस ऐनक को हटाकर देखें तो मेरा ख्याल है अवामी मैंडेट मौजूद था सड़क पर। अच्छा, लेकिन रेहान हाशमी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह आपने अवाम का कहा ना कि जी अवाम साथ देंगे, तो सर अवाम उस जमात का साथ देंगे जो अपने इत्तेहादियों से 162 अरब नहीं ले पाते, अपने लिए कराची के फंड्स नहीं ले पाते, कारकुनान को बाजियाब नहीं करवा पाते, मिसमार हुए हुए दफातर को दोबारा तामीर नहीं करवा पाते, ऐसी जमात से उम्मीद होगी कि वो सुबह ले लेगी? अच्छा, अगर फर्ज करें कि हमारे इन मुतालबात में से 1% ही पूरा हुआ है, तो क्या हम कौन सी जद्दोजहद करें? सियासी जद्दोजहद के बजाय कोई और जद्दोजहद का तरीका कार बता दें, या मुल्क में इंतशार फैलाने के सियासत को अमली जामा पहनाने का दीगर जमातों की तरह काम सर अंजाम दें? हमें जमहूरी आईनी पुरअमन तरीका ही इस्तेमाल करना है। हमने दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को 10-10 साल आजमाया और लारे लप्पे सुनते रहे, तो क्या पीटीआई की नई आने वाली, जिसको 2 साल मुकम्मल हुए हैं, जिससे हमने नाराजगी का भी बारहा इजहार किया, उसको 2 साल का टाइम देना भी क्या गलत बात है? दीगर को हमने अगर 20-20 साल का टाइम दिया है, क्योंकि आजादी अक्सरियत मौजूद है, जिसके पास इख्तियार है उसी से उम्मीद रखेंगे ना, या कोई गैर आईनी तरीकाकार इख्तियार करेंगे? जहां तक इसकी बात है कि जो फंड के हवाले से, कराची के फंड के हवाले से, तो मुझे ये तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें उभर कर सामने आएंगी कि कराची के फंड के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया, भाई वजीर आला ऐलान करते थे, सिंध गवर्नमेंट ऐलान करती थी, प्राइम मिनिस्टर को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद जो डिवॉल्व पावर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूबे की। सूबे ने क्यों इख्तियारात को अपने पास रखा? एनडीए में क्यों आया? बैड गवर्नेंस की मिसाल है ना ये। अगर बैड गवर्नेंस नहीं होती सूबे में,
तो क्या अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सिंध पुलिस की जगह रेंजर्स का इस्तेमाल हो रहा होता? नहीं हो रहा होता, सिंध पुलिस ही कर रही होती, क्योंकि किसी भी दीगर सूबे में अमन और अमान की बहाली के लिए रेंजर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यानी कि बैड गवर्नेंस थी। इसी तरह बैड गवर्नेंस नहीं होती तो एनडीए में क्यों आता भाई? बैड गवर्नेंस नहीं होती तो वाटर कमीशन की तश्कील क्यों की जाती? यानी कि बैड गवर्नेंस की बहुत सारी मिसालें हैं जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जरूरत, नजरिया जरूरत के तहत आ रही है सामने। जी जी, मैं आना। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब एमकेएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद थे। कादिर मंदू खेल साहब, जनाबे वाला जितनी बातें उन्होंने की, कोई वैलिडिटी दिखती है आपको पॉइंट में? और मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। बैड गवर्नेंस है तभी दूसरे लोग आगे जो है वो काम कर रहे हैं और आप लोग आराम कर रहे हैं। मैं वकील हूँ और कानून की बात करूंगा। जी जी, रेहान हाशमी साहब ने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की, ये जरा आइन के कौन से सफ़े पे कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वो बता दें। नंबर एक बात सही। दूसरी बात, उसने कहा कि सिंध में पुलिस को काम करना चाहिए रेंजर्स, इसी रेंजर्स में अफसाद थे। और दूसरा उसने कहा कि किसी और सूबे में नहीं है, बलूचिस्तान में एफसी काम कर रही है रेंजर्स की तरह, वहाँ काम कर रही है। दूसरी बात, तीसरी बात, जब ये अभी बारिश, वहाँ पे तो सर रॉ मौजूद थी ना, आपने भी देखा, हमने भी देखा, मौजूद है ना, यहाँ पे भी मौजूद है, कराची में भी रॉ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, चले मान ली मैंने आपकी बात, आगे बढ़। अच्छा, अब उसके बाद अभी जो हालिया बारिश हुई है, इस बारिश में जो पूरा कराची डूबा, और जो सबसे ज्यादा डूबा वो रेहान हाशमी साहब की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डूबा। अच्छा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डूबा किस वजह से? वहां जो इन्हीं की पिछले इत्यादि हुकूमत से जो वो ग्रीन लाइन ले आए तो पता चला कि ड्रेनेज सिस्टम ये सारे उखाड़ दिए। अच्छा। आपको मैं मिसाल दूं, रेहान हाशमी साहब अच्छी तरह होगी, साइमा सेंटर जो बना हुआ है नाजोबाद पे कोने पे, यहाँ एक ब्रिज था, वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया, यानी जो नाले आर पार क्रॉस हो रहे थे वो सारे बंद कर दिए। ये कौन सी प्लानिंग थी? वो कौन से तरीका था? अच्छा। सवाल ये कि अब इनके पास इन नारों के अलावा खोखले नारों के लिए मुझे हैरत है, और मैं यकीन से कहता हूं कि मेरे माजरा अवाम, मेरे पढ़े लिखे माजरा अवाम बखूबी जानते हैं, मगर बेचारे क्या है, बंदूक की नोक है। अच्छा। हर आदमी अभी तक बंदूक की नोक है? भाई इनके दहशतगर्द अभी भी मौजूद है। अच्छा। अभी भी हर हल्कों में मौजूद है, चाहे उसको कोई और नाम दो, किसी और पार्टी में नाम हुआ है इनके, और इनके कायद भी अभी तक मौजूद है। अच्छा। ये इंडायरेक्ट सारे इनके साथ रास्ते में होंगे, क्योंकि अब ये देख रहे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर डिफेमेशन ना आ जाए। वो भाई मेरी बात सुन, अब वो पता क्या करे कि आने वाले दिन, अब ये क्या कर रहे, अब आने वाले दिन सोच रहे कि अब वो पीटीआई की जगह कौन सी हुकूमत है। नवाज शरीफ के साथ उन्होंने यही धोखा दिया। अच्छा। मजे लूटते लूटते एंड टाइम पे जम मारा, पीपल्स पार्टी के साथ यही के इत्यादि थे एंड टाइम पे लूट मार के निकल गया। अच्छा। पिछली मरतबा पीपल्स पार्टी के कोई आंखें आप लोगों ने बंद करके रखी हुई, लूट मार करने दी आप लोगों ने। 3 माह पहले लूट मार का तरीका बोल, नियामतुल्लाह खान साहब की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अप्रूव हो चुकी है। अच्छा। इन्हें सारे ये जो नाले बेचे है, लीज दिए। अभी 2 दिन पहले मैं सिंध कोर्ट में केस में बैठा हुआ था, एक शख्स ने कहा कि मेरा घर तो लीज है। अच्छा। उसने बोला तेरे केस नहीं है, जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कि ये हमारे केस है, नाले के बराबर में लीज किसने? एमक्यूएम ने दिए। अच्छा। ये नाले सारे, पार्क सारे सब अलर्ट किए। शिफानर कॉलेज के सामने पूरा का पूरा पार्क बंगले बन गया, अपार्टमेंट बैठ गया। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अप्रूव हो चुकी है पिटीशन नियामतुल्लाह खान साहब की, उस पर अमल दर्ज। तो भाई ये लोगों ने लोगों को सर कलम किए। अच्छा। यहाँ से पंजाबियों को भगाए, पठानों को भगाए, सिंधियों को भगाए, हर तरफ से कौमियों को भगाए। ये कराची को क्या लेके बैठे हुए? अच्छा, आज मैं दावे के साथ कहता हूं, लाहौर आज इतना तरक्की याफ्ता नहीं होता अगर एमक्यूएम ने इन पंजाबी इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां से मार मार के भगाया नहीं होता। चलें ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। रज़ाक बाजवा साहब, जनाबे वाला, जितनी आप लोगों ने तनकीद की, ठीक है ना, उसके मुकाबले में मुझे वो तनकीद उनकी तरफ से सुनने को नहीं मिली। उन्होंने कहा हम 2 साल भी ना दें आप लोगों को। चलें ठीक है, उन्होंने 2 साल दे दिए। सही मानों में आप भी तनकीद कर रहे हैं, अली जैदी साहब ने भी इन पे तनकीद की थी, रेहान हाशमी साहब ने 1 अरब रुपए का डिफेमेशन किया हुआ है, जिस पे चुप लग गई है अली जैदी साहब को। सर, कुछ सबूत होते हैं, उसके बिना के ऊपर किसी पे इल्जाम लगाना चाहिए, हवा में तीर ना छोड़े ना। अभी भी आपको सबूत चाहिए? कराची को 35 साल तबाह बर्बाद, कत्लो गारत के बाद फैक्ट्री का केस, बानी कायद की तकारीर, अभी भी आपको सबूत चाहिए? सर सबूत आ गए, वही बात निकाल के बाहर फेंके। नहीं, वही बात निकाल के बाहर फेंके। बलोचिस्तान की असम्बली में एक जज साहब ने, एक मेंबर थे वहां के सूबाई असम्बली, उन्होंने सरेआम किसी पुलिस ऑफिसर को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला। अच्छा। और वो कह रहे हैं मुझे कोई आप सेम वही बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या अभी भी एमक्यूएम के बारे में आपको सबूत चाहिए? मैं कह रहा हूं सर, मैं आपके तमाम सबूतों को और जिस बात की आपने निशानदेही की है, मैं खुले दिल से उसको तस्लीम करता हूं। ठीक है, निकाल के काबीना से बाहर फेंकें आप। मेरा ख्याल है कि मैं तो गुजारिश करूंगा इमरान खान साहब से। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा।
बिल्कुल करना चाहिए। सर ये बहुत बड़ा मुतालबा कर रहे हैं। उन्हें गुजारिश कर रहा हूं, मैं मुतालबा नहीं कर रहा हूं। एक पाया है आपकी कुर्सी का। नहीं जी, कोई पाया नहीं है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नहीं जब हमें ये जब वो हमारे सिंध के टुकड़े टुकड़े करने जा रहे हैं, जी जी, कराची जो है हमारे सूबे सिंध का हिस्सा है। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से शुरुआत करें, उसके बाद हम पाकिस्तान की तकसीम की बात करेंगे। अच्छा, हम नहीं चाहते कराची जो है। मैं सर चले ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली ना। आप भी उसी मुद्दे पे है ना कि सर सिंध की तकसीम नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता सिंध की बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है ना सर। अगर सिंध का कोई हलाली बेटा लेकिन है, सर बिल्कुल वो तो नहीं चाहता। चले ठीक है, पंजाब के भी कुछ हलाली इस जुनूबी पंजाब सूबे की मुखालिफ हैं, उनकी बात सुनेंगे आप? नहीं, देखें जी, पंजाब बहुत बड़ा 10 करोड़ आबादी का शहर है। अच्छा, सूबा है, सॉरी। अच्छा, वैसे कराची की आबादी जितनी है ना, इतनी आबादी के मुल्क होते ना हैं। हमारे मुतालबों से जी, ना हमारी रैलियों से, अच्छा, ना हमारे अखबारी बयानों से सूबा सिंध टूटेगा। आप पहले 100% सूबा पंजाब टूट जाएगा? नो, कोई भी सूबा नहीं टूटेगा। अच्छा, जब तक वहां की सूबाई असम्बली में आप 100%, कौमी असम्बली में 75% और सेनेट में 75% अक्सरियत पहले आप लाएं। अच्छा, और जब आपके पास थी, जब आप मुशर्रफ साहब की टीम का हिस्सा थे, आप बना लेते। अच्छा, आज क्यों ये मुतालबा उर्दू बोलने वाले हमारे भाइयों को, जिनके इलाकों में मैं जाता हूं, मैं रोता हूं। सही यार, ये 35 साल बरसर इक़्तिदार जमात के साथ थे यार। ये आप जाके देखें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हशर देखें, खुदा की कसम उससे ज्यादा खूबसूरत अंदरूनी सिंध के गांव होंगे, पंजाब के गांव होंगे। जो मैं तुम्हें, चले मेरे साथ, आप टीम निकाले, मैं न्यू कराची का आपको विजिट कराऊं। अच्छा। या नालों के किनारे कचरा, गंद, स्कूल, या ठेले, गैर कानूनी तामीरात, सरे फहरिस्त बहुत सारे लोग हैं सर। अखबारों की खबरें देख, मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता वरना डिफेमेशन आ जाएगा। ये एमकेएम की जिम्मेदारी थी। अगर मेरी यूसी के लोग मुझे वोट देते, नाजिम बनाते, तो कुछ ना कुछ तो मेरा फर्ज बनता है उनके लिए करना। अच्छा। या मैं सारी उम्र ये रोता रहूं कि मैंने कुछ नहीं किया, और फिर अब दोबारा ट्रक की बत्ती के पीछे। मेरे भाई उर्दू स्पीकिंग, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। अच्छा। उनके गलत मुतालबात के खिलाफ थे और रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपके एमएनएज और एमपीएस की तादाद कितनी है? जी, मेरे एमएनएज वहां पे 2 हैं। सही है। और एमपीएस? और एमपीएस भी मेरे ख्याल 2 से 3 ही है। अच्छा, 2 से 3, ठीक है ना। एमएनएस का जो फंड आया था सर, उस पर कुछ अच्छा बिल्कुल। फिर भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हालत ऐसी है? अरे बाबा, हमें तो 2 साल हुए, 1.5 साल हुए, खुदा को मानो। ये सर 2 साल में 30 करोड़ रुपया एक एमएनए को आया। तो 30 करोड़ रुपए में मुझे बताया कि वो पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बना दे। अच्छा, नहीं सेंट्रल नहीं बना दे। नजीब हारून साहब अपना हल्का बना दे, असलम खान साहब अपना हल्का बना दे। असलम खान साहब, मैं नजीब हारून साहब के हल्के में रहता हूँ सर। तो वहाँ काम नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, खुदा को माने सर। मैं अभी फुटेज अपने मेरे घर के पास इतनी खुदाई हुई है, कोई काम नहीं हो रहा। और वीडियोस भेज दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। नजीब हारून साहब हमारे पीटीआई के वाहिद बेहतरीन ईमानदार और बानी का जिम्मेदारान में, ठीक है। और अल्लाह ने उनको अपना इतना दिया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग जानते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन्हें पता है। सर पीटीआई के अंदर के लोग ही बता रहे हैं कि उनका तो ठेकेदार ही भाग गया है। नहीं, मैं क्या बोलूं सर? ठेकेदार अगर कोई भागता है तो दूसरा आ जाएगा। अच्छा, फंडिंग में बेईमानी नहीं हो। चले ठीक है। जमीर अहमद साहब, सर कंक्लूड कर दीजिएगा, क्या मामला है, किससे उम्मीद रखूं, किससे ना रखूं? सर बात यह है कि हम लोग तो पहले उनको लेके आए 35 साल तक, वो रहे जी। हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो कौन नाम ले, है ना? जी जी। अब 2 साल से नाम ले। 2 साल से हमने नहीं, पैमरा कवनी ने नाम नहीं ले सकते, हमने इनसे उम्मीदें रखी बानी तो कह सकते हैं। अब हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन सिंध में हुकूमत 10 साल से 15 साल से है तो पीपल्स पार्टी की। तो बल्दियाती इदारे पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है ना कराची के। सर बल्दियाती वजारत तो है ना आपके पास। वजारत से क्या होता है? चले ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात। बहुत शुक्रिया। कादिर मंदुखेल साहब, एडवोकेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। रजाक बाजवा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सीनियर एनालिस्ट जमीर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे। जबकि एमकेएम पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आप चारों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में ये चीजें मजीद खुलकर सामने आ जाएंगी। क्या आया, किसके हुकूक की बात की जा रही है और कौन हुकूक पर सियासत के वो दरवाजे खोल रहा है जिसमें शायद खोखली दीवारों के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। लेकिन सही मानों में कुछ लोग सीसा पलाई हुई दीवार होने का दावा करते हैं, लेकिन एक दीवार को धक्का दे दो तो वो भी मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।